तो न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। लास्ट टॉपिक्स में हमने बहुत सारे चीज़ें बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें आगे आने वाले टॉपिक्स में तुमको इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट समझने की कोशिश की और बहुत फास्ट समझने की कोशिश की। 99% चांसेस यही है कि वो तुमको नहीं समझ में आए। तो एक बार तुम खुद सेल्फ स्टडी करिए, और सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर भी अगर नहीं समझता है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर हम उसको ऑफलाइन में भी एक बार देखेंगे। अगर आसानी से खुद से अगर तुम लोग समझ लेते हैं तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अपकमिंग टॉपिक जो हमको स्टार्ट करना था वो इवोल्यूशन करना था, लेकिन इवोल्यूशन में मुझे बहुत सारे जोक्स मारने हैं तो ऐसे जमने वाले नहीं हो ऑनलाइन लेक्चर्स में, इसलिए उसको ऑफलाइन ही रखेंगे अपन, और तब मैं वो लेक्चर स्टार्ट करूंगा। अब जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वो आगे आने वाले नए यूनिट्स के माध्यम से हेल्थ एंड डिसीजेस इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और हमारा टाइम पास भी नहीं होगा और कुछ ना कुछ हमारी लर्निंग चालू रहेगी। आप लोगों को मैंने शेड्यूल दिया है लास्ट 10 डे, अपकमिंग 10 डेज का शेड्यूल, जो कि एक दिन हो चुका है हमारा, जिसमें आपको 3 यूनिट कंप्लीट करना है, और लॉकडाउन से पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए थे। टोटल 5 यूनिट हमारे 11 के बुक से कंप्लीट हो जाते हैं। 22 चैप्टर्स का फर्स्ट रिवीजन हमारा होता है। आगे की रिवीजन हम आगे फिर बनाएंगे उसका शेड्यूल, और उस हिसाब से रिवीजन लेंगे। और जो 12th की बुक है उसको भी हमको पक्का करना है। बहुत सारे कंटेंट अभी बाकी है जिस पे डिस्कस किया जाने वाला है, और जो टॉपिक हुए हैं उससे भी रिलेटेड बहुत सारे अप्लाइड पॉइंट्स बाकी है। हमारे सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में 12 घंटे स्टडी प्रोग्राम में उसके बारे में हम प्रोग्राम बनाएंगे। होप आगे लॉकडाउन नहीं लगेगा, यही उम्मीद के साथ हम कामना करते हैं कि आगे सब चीज़ अच्छी चले, 1 अगस्त तक सब चीज़ प्रॉपर चले, ताकि आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका मिले, हमारा इंटरेक्शन हो सके अच्छे से। ठीक है, तो नया टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीजेस, जिसमें मैंने एज यूजुअल जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि पहले हम टॉपिक के हीडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर उसके कंटेंट पे चर्चा होती है। उसमें है हेल्थ एंड डिसीज, ये दोनों का बेसिक साइंटिफिक डिफिनेशन हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेल्थ की डिफिनेशन मेंशन किया और डिसीज की, उसके बाद कुछ 5 मिनट का मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन करूंगा, और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम सब लोगों को मेरी बात समझ रही क्या? थोड़ा सा रेगुलर लेक्चर से हटके थोड़ा फॉर्मेलिटीज रहती, कुछ प्रोटोकॉल्स रहते, वो वीडियो लेक्चर में फॉलो करना बहुत जरूरी रहते। इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा कि आप लोगों को समझ में भी आना और एक्टिंग भी नहीं लगना ज्यादा, वरना होता है कि जो यूट्यूबर्स के जैसे लेक्चर है, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स के, तो उसमें और हमारे ऑफलाइन वाले टीचर्स में बहुत फर्क है। ठीक है, तो हमको ज्यादा एक्टिंग आती नहीं, करने की कोशिश करें तो तुमको नहीं समझेगा, तो दोनों के बीच की कंडीशन रखते हम थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करेंगे। और जो ऑफलाइन में बैठे हुए जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो कि यहाँ पर क्लास पे ही उनका रूम है, ओढ़ना बिछोना उनका क्लास है, तो उनको भी ये चीज समझ में आए, और जो दूर बैठे हुए लोग हैं, गर्ल्स है, बॉयज है, सबको मेरी बात समझ में आए। हर एक का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, किसी एक का नाम लिया तो बुरा लगने के चांसेस है, इसीलिए सबका नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वरना सिर्फ नॉमेनक्लेचर में, तुम्हारे खुद के नॉमेनक्लेचर में लेक्चर चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ बॉयज के नाम जैसे जिशान है, मोरे साहेब है, और जबी और यादव साहेब, और दूर बैठे हुए फुरखान वगैरह, उनका कोई दूसरा नाम नहीं है, उनके सबके नाम लेना जरूरी नहीं, और गर्ल्स के सब गर्ल्स को मैं यहाँ पर नाम लेना जरूरी नहीं समझ रहा, लेकिन मेरी बात हर कोई समझने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे कि देखो हेल्थ इज नथिंग बट अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे कि हर तरीके से प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए, तभी हम उसको हेल्थ कंसिडर करेंगे। इवन समझो फिजिकली कोई फिट है लेकिन मेंटली सही नहीं है, तो वो भी हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हेल्थ कंसिडर नहीं करेंगे। फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी सही है, सोशली उसका अप्रोच सही नहीं है, तब भी वो प्रॉपर हेल्थ में कंसिडर नहीं होगा। अगर किसी पर्सन को हमको हेल्दी बोलना है तो ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मल होना जरूरी है, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे। समझे मेरी बात? कुछ लोग ऐसे रहते फिजिकली फिट नहीं रहते लेकिन मेंटली और सोशली बहुत अच्छे रहते, वो भी हेल्दी कंसिडर नहीं होंगे। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो फिजिकली फिट नहीं थे, जैसा लास्ट जो साइंटिस्ट कौन है वो, स्टीफन हॉकिंस,
तो वो भी पैरालाइज्ड पर्सन थे, लेकिन मेंटली और फिजिकली हम लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस थे, तो वो भी हेल्दी कंसीडर नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो लोगों को आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी पर्सन हम किसको बोलेंगे, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये 3D कंसेप्ट है, देखो याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि ये 3D कंसेप्ट है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। 3D अगर है तो उसमें से D माइनस कर देने का, 3D अगर है तो उसमें से D माइनस कर देने का। D इज नथिंग बट डिसीज। वो हेल्दी है मतलब उसको डिसीज नहीं है, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, हेल्दी डिसीज। तो अगर वो हेल्दी है तो उसके अंदर 3D प्रॉपर्टीज है, उसमें से D माइनस कर देना है। 3D क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये तो डिफिनेशन हो गई हेल्थ की। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे डिसीज। डिसीज किसको बोलेंगे हम, डिसीज एज द नेम इंडिकेट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड। एकदम सिंपल डिफिनेशन है एनसीईआरटी के पॉइंट से ये कि हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। अब नॉर्मल फंक्शन क्या है, जैसे कि हार्ट बीट है, हमको मालूम 1 मिनट में हार्ट बीट 72 टाइम्स बीट हो रहा है। अगर वो हार्ट बीट में चेंजेस आ रहे हैं, जो नॉर्मल जो हार्ट बीट है, कार्डियक आउटपुट होना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम होना चाहिए, अगर वो नॉर्मल से अगर हटके आते हैं तो वो डिसीज की कंडीशन हम कंसीडर करेंगे। ईसीजी में वो डिटेक्ट करते हैं हम। जितने भी जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है उसमें हमको एक नॉर्मल पैरामीटर सामने रखना होता है और उसके साथ साथ हम कंसीडर करते हैं बहुत सारे एबनॉर्मल पैरामीटर्स, और उसी बेसिस पे हम डिसीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिसीज, हेल्थ एंड डिसीज की डेफिनेशन समझने की कोशिश की। जैसे कि हम एशियंट मेडिसिन की बात करते हैं, हिपोक्रेट्स के कंसेप्ट की बात करते हैं, आयुर्वेदा के कंसेप्ट की बात करते हैं, तो डिसीज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने 4 अलग अलग कंसेप्ट रखा है हमारे सामने। जैसे कि ब्लड है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है और फ्लेम है। ये 4 कंपोनेंट है। अगर इसमें अगर डिस्कम्फर्ट होता है, नॉर्मल से हटके अगर कंपोजिशन होते हैं तो वो डिसीज कंसिडर होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, त्रिदोषा का कंसेप्ट है, वाता, पिता और कफा, इसी से रिलेटेड है डायरेक्टली। जैसे कि ब्लड की बात करेंगे, आज के जमाने में भी हम क्या करते हैं, अगर कोई डिसऑर्डर है तो ब्लड चेकअप करते हैं। ब्लड चेकअप करने की वजह से क्या होता है, हमको ब्लड के नॉर्मल कंपोजिशन से अगर हटके कोई वैल्यू मिलती है तो उस हिसाब से हमारा अनुमान होता है कि ये बंदे को ये डिसीज हो सकती है। तो ब्लड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड के नॉर्मल कंपोजिशन होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो डिजीज की कंडीशन है। येलो बाइल, जो गाल ब्लैडर में जो येलो पिगमेंट होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस और बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी है। यस, बाइल पिगमेंट का क्या हो सकता फंक्शन, बोलो मुझे, बाइल पिगमेंट का फंक्शन क्या हो सकता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने देखे कि फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद आ रहा है क्या तुमको? पक्का आ रहा है ईमानदारी से? चलो वेरी गुड। तो फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाइल का कंपोजिशन नॉर्मल होना वो जरूरी है। बाइल क्या इंडिकेट करेगा, बाइल कैसे से हमको डिसीज के हिसाब से हम रिलेट कर रहे हैं, बाइल कहाँ बनता है? बराबर है, लीवर में। पहले हिपैट बोले आपने और बाद में लंग्स बोले, तो लंग्स में अगर बाइल बन गया होता था तो बहुत मुसीबत हो जाती थी। तो ऐसे डॉक्टर मत बनो, ठीक है? यस, ये बनेगा हमारे मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन में। तो अगर बाइल के कंपोजिशन कम ज्यादा होते हैं तो मेटाबॉलिक डिस्कम्फर्टनेस की तरफ इशारा होता है, मतलब लीवर के फंक्शनिंग की टेस्टिंग होना जरूरी होंगी फिर। तो उस हिसाब से बाइल इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल क्या है? जो स्प्लीन में डेड आरबीसीज है जनरली वो ब्लैकिश कलर के होते हैं, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हमारे बॉडी में हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे क्या पता चलेगा? डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता, जो ओल्ड सेल है वो क्या होते हैं, उनका मैनेजमेंट होता है। क्यों? तो हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? हाँ, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब क्या? कब्रिस्तान, ठीक है? तो आरबीसी का वो कब्रिस्तान है, तो वहां पर ब्लैकिश कंटेंट डेवलप होता है कंटिन्यूअसली आरबीसी बरीड होने की वजह से। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर जो आयुर्वेदा का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेम। फ्लेम क्या है? ये
लंग्स का म्यूकस सिक्रीशन और म्यूकस कंटेंट होना है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि करंट सिचुएशन में निमोनिया के कंडीशन में भी फ्लूइडिटी बढ़ जा रही, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जा रहा है एल्वेलाई के और कैपिलरी के बीच में, तो वहां पर जो गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो उसी को यहाँ पर आयुर्वेदा ने आज से कई हजार साल पहले ट्रैक करके बताया था कि अगर फ्लूइड के कंटेंट में चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है, डिसीज की कंडीशन है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। उसके बाद आगे के कुछ पॉइंट्स है जो जनरल पॉइंट्स है, पढ़ने के बाद भी समझ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्कशन करूंगा उस पर, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसके आगे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डेली मेरा एक लेक्चर आएगा, 8 डेज में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग ऑन हेल्थ, हेल्थ पे कौन से फैक्टर अफेक्ट हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर है, इन्फेक्शंस है और लाइफस्टाइल है। एमसीक्यू इस पे भी बनता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर व्हिच इज अफेक्ट्स ऑन द हेल्थ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमको ये इंफॉर्मेशन मालूम होना जरूरी है। जैसे कि जेनेटिक फैक्टर तो सब बच्चों को मालूम, हमने जेनेटिक डिसीजेस देखे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखे, जो कि जीन्स की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल जो फिनोटाइप्स होना चाहिए ये फिनोटाइप्स नहीं हो पाता, ओके। तो वो पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद है इन्फेक्शंस। अब आपको पता है इन्फेक्शंस अभी करंट एरा में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इश्यू है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का। तो यहाँ पर हर बच्चे को मालूम है कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता है पॉइंट। लाइफस्टाइल ऑलवेज मैटर ऑन आवर हेल्थ, मतलब हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, कि तो ये 3 चीजों पे अफेक्ट करता है हमारा लाइफस्टाइल। दिस इज प्रोड्यूसिंग एजेंट, मतलब हेल्थ डिस्कम्फर्टनेस। मतलब देखो यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, मतलब हम जिम या फिर कोई और योगा और ऐसे बहुत सारे हेल्थ के अलग अलग सेक्टर है जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, वो हमने ज्वाइन करना चाहिए ताकि हमारी डेली लाइफ स्टाइल अच्छी हो सके। अभी एग्जाम की कंडीशन की तरफ मेरा इशारा नहीं है, अभी थोड़ी सी हेल्थ खराब भी करे तो चलता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा, नमाज और जो भी बहुत सारे जो ध्यान करने वाली चीजें हैं वो करे भी तो चलता, वरना 2-2 घंटे जाके जिम में टाइम पास कर रहे ये भी जरूरी नहीं है। इसकी उसको इतना पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है बात को, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। उसके बाद है मेंटल। अब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर मेंटली नेगेटिव टाइप का एनवायरनमेंट है, टॉर्चर करने वाले लोग हैं या फिर हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो एक तो हमको एनवायरनमेंट हमारे लिए कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है कंफर्टेबल तो फिर हमको उसका अल्टरनेट रास्ता निकाल के वहां से कट लेना पड़ेगा, तब जाके हम मेंटली रिलैक्स रहेंगे। मतलब मेंटल रिलैक्सेशन भी जरूरी है। यहाँ पर लाइफ स्टाइल में ही रहता कि हमारे सराउंडिंग में कौन से लोग हैं, हमारे दोस्त कौन है, ये सब चीजें हमारे लाइफ पे अफेक्ट करते हैं। कुछ लोग डिस्टर्बिंग रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, डिप्रेशन लाने वाले रहते हैं, हमेशा बात करेंगे तो तकलीफ देने की बात रहती है, तो वहां पर क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे तो मेंटली टॉर्चर होगा, यार मेरे को उसने ऐसा क्यों बोला होगा, दिन भर वही बारे में सोचते बैठ रहे। तो ये एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करना है हमारे हाथ में। तुमको सक्सेस होना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा। पॉजिटिव लोग मतलब हमारे हिसाब से पॉजिटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव लोग रहते तुमको टॉर्चर करेंगे, वैसे नहीं। जो तुम्हारी सक्सेस चाहते हैं, जो तुम्हारी कामयाबी पे खुश हो रहे, उनको इरिटेट नहीं हो रहा तुम्हारी कामयाबी की वजह से, तो वो पॉजिटिव लोग हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हमको मालूम होना कौन है और उस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल आगे की सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। सोशली लाइफ स्टाइल, हमारा सोशल लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से जो फ्रेंड सर्कल है और जो प्रोफेशनल लाइफ है हमारी और फैमिली लाइफ है, सबको हमको प्रॉपर मैनेज करते आना चाहिए। ये हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो लाइफ स्टाइल ये बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ के लिए क्या चीज होना जरूरी है, वो कुछ पॉइंट एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया। बैलेंस डाइट होना चाहिए, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, मतलब क्लीनलीनेस होना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। अवेयरनेस होना चाहिए, बीमारियों के बारे में मालूमात होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट में किस टाइप का फूड खाना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट, आप गवर्नमेंट भी इसको बहुत अवेयर करा रही है कि वैक्सीन लो। बहुत सारे लोग वैक्सीन लेके फोटो खींच रहे, फोटो डाल रहे कि हमने वैक्सीन लिए, बहुत सेफ है। अभी आपको मालूम है
ठीक है। तो वैक्सीनेशन का तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे थेरीज आपको तुम्हारे घर में ही मिल जाएंगी। वैक्सीनेशन मतलब क्या आज की तारीख में, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। जो वेस्ट है, बहुत सारे जो हम गुड्स और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो रोज की चीजें हैं हमारी, तो उन चीजों को यूज करने के बाद जब उनकी एक्सपायरी होती है तो उनको जो हम बाहर फेंकते हैं, बहुत सारे कचरा जिसको बोलेंगे आम भाषा में हम, तो उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। गांव से शहर से दूर उसको सही जगहों पे डिस्पोज करना जरूरी है, उसकी रिसाइकलिंग होना जरूरी है प्रॉपर। अगर वो सिटी में गांव में ही रहेगा, हमारे सराउंडिंग में रहेगा, तो उस पर फिर दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स को और वो पर्टिकुलर पैथोजेंस को किसी वेक्टर के थ्रू फिर इंसानों में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, जो वेस्ट है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और वेक्टर कंट्रोल्स, ये वेक्टर्स क्या करेंगे, बीमारी को इंसानों तक लाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंसानों तक वो बीमारी को लाएंगे। जैसा कोरोना वायरस के बारे में बहुत फेमस है कि वो बैट्स की वजह से इंसानों में आया, मतलब पहले वो इंसानों में नहीं था, उसके लिए वेक्टर कौन साबित हुआ, कौन बना, ये हमारा अनुमान है कि बैट्स, जिसको हम चिमगादड़ वगैरह बोलते हैं, तो वो इंसानों के कांटेक्ट में आए और वो जो उनकी जो फीडिंग थी, वो जो फ्रूट्स खाते थे, वो किसी इंसान ने खा लिया, वन ऑफ द एग्जाम्पल, तो वो फिर कंटेमिनेट हो गया इंसान से, फिर उससे कंटेमिनेशन हुआ बहुत सारे दूसरे इंसानों का, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट में था और ऐसे ही लेक्चर रहेंगे, 1 से 2 हेडिंग में कवर करने की हर लेक्चर में कोशिश करूंगा। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर अंडरस्टूड हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कल, फिर आगे के पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।